गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज सोहन सर फ्रॉम एएमएस क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से हमारे एएमएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक जिसका नाम है वर्ब अर्थात क्रिया। यानी हम वर्ब को पढ़ेंगे, उसके टाइप को पढ़ेंगे, उसके फॉर्म को पढ़ेंगे और जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं उन सभी को पढ़ेंगे। लेकिन वर्ब को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बैक चलेंगे। जिन चीज़ों को हम पढ़ करके इस जगह पर पहुँचे हैं एक बार फिर से उनकी हम चर्चा करेंगे। जैसे वर्ब से पहले सबसे पहले हमने पढ़ा नाउन को। नाउन में हमने देखा कि इस संसार में जितनी भी प्रकार की वस्तुएं होती हैं वे सब के सब नाउन हैं। यानी जो भी हम देख सकें, जितनी भी प्रकार की वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं संसार में, वे सारे के सारे नाउन हैं। जैसे पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, ठीक है, यह सारे के सारे चीज़ नाउन हैं। और उसी नाउन को रिप्लेसमेंट करने वाले जो वर्ड होते हैं वह प्रोनाउन होते हैं। जैसे ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ठीक है। और ठीक नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होने वाले जो वर्ड होते हैं वह एडजेक्टिव होते हैं, जो उनकी विशेषता बताते हैं, जो उनको क्वालिफाई करते हैं। जैसे रेड, ब्लू, वाइट, पिंक, पुअर, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, अगली, हैंडसम, यह सारी चीज़ें एडजेक्टिव होती हैं। अब बात आती है वर्ब की। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के बाद बात आती है वर्ब की। और इस वर्ब को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ेंगे। जितने भी इसके टाइप होते हैं, जितने भी फॉर्म होते हैं, सब पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं डिफिनीशन पे। हमने वर्ब को डिफाइन किया है। ए वर्ब इज ए वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। A verb is a word which says something about subject। यह सब लोग जानते हैं, प्रायः कहा जाता है कि क्रिया वह है जो कर्ता के विषय में कुछ कहता हो। माने सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहने वाला वर्ड ही वर्ब कहलाता है, जैसा कि डिफिनीशन में दिया हुआ। लेकिन हम एक और भी डिफिनीशन इसको बना करके पेश करते हैं जो ठीक इसी को फॉलो करेगा और वह पहचानने में भी काम आएगा। जैसा कि अगला है डिफिनीशन, अ वर्ड दैट स्टैंड फॉर बीइंग और डूइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। अ वर्ड दैट स्टैंड फॉर बीइंग और डूइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। मतलब एक ऐसा शब्द जो किसी चीज़ के होने में और किसी चीज़ के करने को दर्शाता हो, वही वर्ब कहलाता है, वही क्रिया कहलाती है। जैसे राइट, रीड, गो, कम, ड्रिंक, एक्सेट्रा, ठीक है। यह सारे वर्ब हैं जिसको हम डिफिनीशन से एग्जाम्पल्स में पढ़ सकते हैं, पहचान सकते हैं। लेकिन बात आती है कि नॉर्मली हम वर्ब को कैसे पहचानेंगे, बिना डिफिनीशन के, बिना किसी चीज़ को ध्यान में रखे हुए हम कैसे वर्ब को पहचानेंगे कि यह वर्ब है। तो इसके लिए एक बहुत ही साधारण सा नियम है, बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर हम इसके मीनिंग को देखें, जैसा कि राइट मन होता है लिखना, रीड मन होता है पढ़ना, गो मन होता है जाना, और कम मिस होता है आना, ड्रिंक मिस होता है पीना। अब ध्यान से देखेंगे, राइट मीन्स लिखना, रीड मीन्स पढ़ना, गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, ड्रिंक मीन्स पीना। यानी हर मीनिंग में, हर मीनिंग के लास्ट वाला जो वर्ड है हिंदी में, उन सभी वर्डों में लास्ट में ना शब्द आया हुआ है। जितने भी मीनिंग थे उन सबका मीनिंग हमने शब्दार्थ को लिखा, उस मीनिंग के हिंदी को लिखा, तो पता चला कि सबके लास्ट में ना शब्द आया हुआ है। जैसे राइट में लिखना, ना है लास्ट में, रीड में पढ़ना, ना है लास्ट में, गो में जाना, ना है लास्ट में, कम में आना, ना है लास्ट में, ड्रिंक में पीना, ना है लास्ट में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में, किसी शब्द के अंत में अगर ना शब्द आ जाए तो वही वर्ब होता है। हम ऐसे पहचान सकते हैं कि वर्ब क्या होता है। कहीं भी लिखा हो सेंटेंस,
अगर उस मीनिंग की हिंदी को हम देखें जिसमें ना शब्द आ जाए वही वर्ब होता है। यह सबसे सिंपल वे है, ठीक है, जिसमें कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई तरीका नहीं है, बस एक मोटी मोटा जो है एग्जाम्पल है, एक बहुत ही मोटी मोटा उदाहरण है, तरीका है जानने का। ठीक है, अब हम आते हैं एक सेंटेंस पे कि वर्ब का रूप क्या होता है। जैसे मान लो हमने लिखा रेखा इज ए स्टूडेंट, और दूसरा है रेखा गोज टू मार्केट। ठीक है, अब इसमें देखेंगे रेखा इज ए स्टूडेंट और रेखा गोज टू मार्केट। सब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट है जिसको अदर वर्ड भी कर सकते हैं, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और अदर वर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो है इज लगा हुआ है, यानी इज का मतलब क्या है, वो मतलब क्या है, जाना। हमने देखा कि यह जो इज लगा हुआ है यह व्यक्ति के अथवा वस्तु के होने को संबोधित करता है, मतलब वह चीज़ क्या है उसको बताता है। जबकि अगला है रेखा गोज टू मार्केट, इसमें व्यक्ति क्या कर रहा है उसको बताता है। अरे हम कह सकते हैं कि एक ऐसा वर्ब जो यह बताए कि कौन सी चीज़ क्या है वह वर्ब है, और एक ऐसा वर्ब जो यह बताए कि क्या वह व्यक्ति क्या कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई पूछे कि तुम क्या हो, व्हाट आर यू, कोई पूछे व्हाट आर यू, तुम क्या हो, तो आप कह सकते हैं आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो हूँ क्या चीज़, विद्यार्थी। इसी तरह लिखा हुआ रेखा एक स्टूडेंट, मान रेखा एक विद्यार्थी है तो रेखा क्या है, एक विद्यार्थी, यानी रेखा का एक विद्यार्थी होना बताया गया है इस वाले सेंटेंस में, जो कि यह मेन वर्ब नहीं है, इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, और दूसरा है गोज टू मार्केट, यानी रेखा गोज टू मार्केट, जिसमें जो गो है यह मेन वर्ब है और यह किसी चीज़ के करने को दर्शाता है। ठीक है, और यह रहा आपका अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट, जिसको कहिए है तो अदर ऑब्जेक्ट दोनों है, लेकिन इसमें होता क्या है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें हम इसको कम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, इसको भी कम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम जब ऑब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें विधिवत बताएंगे कि क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या होता है इनडायरेक्ट और क्या होता है कम्प्लीमेंट। फिलहाल हम कितना पढ़ना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमारा चैप्टर है वर्ब का, इसलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे। चलिए अब हम इसके पार्ट को पढ़ते हैं, माने वर्ब के कितने भाग हैं। तो हमने लिखा है पार्ट्स ऑफ वर्ब, यानी क्रिया के भाग, अंश। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ वर्ब। हमने वर्ब को 2 भागों में बांटा है, पहला है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा है मेन वर्ब। अब बात आती है कि ऑक्सिलरी वर्ब कैसा होता है, मेन वर्ब कैसा होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है यह लिमिट में होता है, ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वह लिमिट में होता है, जबकि जो मेन वर्ब होता है वह अनलिमिट होता है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्बों की संख्या कुल 24 होती है, जबकि मेन वर्ब की संख्या को हम नहीं बता सकते। ठीक है, अब हम सबसे पहले आएंगे ऑक्सिलरी वर्ब पर। यह 24 होते हैं तो किस किस रूप में होते हैं उनको पढ़ेंगे सबसे पहले। चलिए अब आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के जो 3 रूप हैं उनको हम पढ़ते हैं। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब को हम जो है इस फॉर्म में बांटेंगे कि वह 3 रूपों से हम इसको पढ़ेंगे। कुल होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब 24, यानी 24। कुल ऑक्सिलरी वर्बों की जो संख्या होती है वह 24 होती है, 24 होती है, जिसमें से पहले को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब का जो पहला भाग होता है वह होता है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं।
ठीक है। इनकी संख्या होती है 11, यानी जो पहला है एक्सिलरी वर्ब का जो प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब है या प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है, इनकी संख्या होती है 11, जिसमें पहला है इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। फिर से देखेंगे, इनकी कुल संख्या होती है 11, जिसमें इज, एम, आर एक साथ, वाज, वेयर एक साथ, हैज, हैव, हैड एक साथ और डू, डज, डिड एक साथ, ठीक है। और इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड को हम बी भी कहते हैं, बी के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। अब बात आती है मोडाल्स की। एक्सिलरी वर्ब का ही दूसरा पार्ट होता है मोडाल्स, यानी पहला है प्राइमरी एक्सिलरी, दूसरा है मोडाल्स, और मोडाल्सों की संख्या होती है 10, जिसमें पहला है विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, आर्ट और मस्ट। इस तरह से मोडाल्स होते हैं 10। फिर से देखेंगे एक बार, विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, आर्ट और मस्ट। अब आते हैं तीसरे नंबर पे एक्सिलरी वर्ब का तीसरा पार्ट, इसका नाम है सेमी मोडल्स, यानी इन दोनों को छोड़ करके जो तीसरा है इसमें संख्या कम होती है, जो बहुत ही अलग है, जिसका नाम है सेमी मोडल्स, जिसमें संख्या होती है 3। पहला है डेयर, दूसरा नीड और तीसरा यूज टू, ठीक है। ये हो गए हमारे एक्सिलरी वर्ब के 3 पार्ट, और तीनों में संख्या कितनी कितनी है। पहले में 11 है जो प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब है, दूसरा है मोडाल्स जिसमें 10 होती है संख्या, और तीसरा है सेमी मोडाल्स जिसमें 3 होती है, और कुल मिलाकर के जितने एक्सिलरी वर्ब हैं कुल की संख्या होती है 24, ठीक है। अब आते हैं हम मेन वर्ब पे। मेन वर्ब क्या होता है, अब देखते हैं मेन वर्ब क्या होते हैं, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। हमने मेन वर्ब को 3 ग्रुपों में बांटा है, ठीक है। मेन वर्ब किस तरह का होता है, कैसा काम करता है, कैसे कैसे उसके आने वाले जो है वर्ड होते हैं। हमने पहला बांटा है इसको ट्रांजिटिव वर्ब, जिसका मतलब होता है सकर्मक, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक। दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसका मतलब होता है अकर्मक। हमने इसको एक ग्रुप में रखा है, और यह जो होता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह बेसिक से लेकर के एडवांस तक चलता है, और सारे कंपटीशन एग्जाम में भी इसका बहुत ही मुख्य तरीके से होता है। ग्रुप बी में आते हैं, पहला है रेगुलर वर्ब, जिसको हम कहते हैं नियमित क्रिया, जो नियम के साथ चलता हो, जिसमें कोई न कोई नियम हो। तीसरा है इरेगुलर, अनियमित, जिसका कोई नियम ही न हो। और सी ग्रुप में पहला है फिनिट वर्ब, निश्चित या सीमित क्रिया, और सी का दूसरा है नाम फिनिट वर्ब। यह जो होता है इसको हम अलग चैप्टर से पढ़ाएंगे, इसके नाम पर एक चैप्टर ही है, उस चैप्टर के अंतर्गत हम इसको देखेंगे। आते हैं सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब पे। अब देखिए, पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, यानी ऐसा वर्ब, ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक। सकर्मक को अगर हम 2 भागों में बांटें तो स मतलब होता है स और प्लस कर्म, और सह का मतलब होता है साथ हिंदी में। कर्म का मतलब कर्म, यानी जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी आए, यानी जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया के साथ कर्म हो, वही होता है ट्रांजिटिव, ठीक है। यानी जिसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो, तीनों हो, उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। क्योंकि नाम से यह स्पष्ट है कि सधन कर्म, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें कर्म का साथ सब्जेक्ट और वर्ब के साथ हो, ठीक है। यानी जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो, होता है सकर्मक, ठीक है। यानी वह सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो, तीनों का मिश्रण हो, वह होता है ट्रांजिटिव वर्ब। अब आते हैं सेंटेंस के हिसाब से। हमने लिखा रेखा इट्स मैंगो, यहाँ देखेंगे रेखा सब्जेक्ट है, जो इट्स है वर्ब है, और जो मैंगो है वह ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर रेखा सब्जेक्ट है, वो वर्ब है, टू स्कूल अदर वर्ड है,
जिसको हम कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। हमने देखा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों हैं तो वह ट्रांजिटिव हुआ। यह तो जो है एक आम एग्जाम्पल है, लेकिन जो इंग्लिश के हिसाब से समझना होता है उसमें क्या करते हैं कि कैसे हम मानेंगे कि ट्रांजिटिव ही है। जैसा कि देखिए, रेखा इट्स मैंगो। अगर कोई सेंटेंस जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पर सब्जेक्ट का अधिक प्रभाव पड़े वही होता है ट्रांजिटिव, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का प्रभाव ही न होता है इंट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव वर्ड में भी जो है, ट्रांजिटिव वर्ब में भी जो है दो तरह के होते हैं। जैसे रेखा इट्स मैंगो, अगर कोई आम खाता है तो खाने से पहले आम का जो है एक निशान होगा, एक सबूत होगा, एक प्रमाण होगा। लेकिन जब कोई खाना शुरू करेगा तो उसका अस्तित्व अथवा उसका जो रूप था वह समाप्त हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट का इस ऑब्जेक्ट पर प्रभाव इतना पड़ेगा कि सब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को चाहे तो उसका स्थान ही यहाँ से समाप्त कर सकता है। यानी जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट पर बहुत विशेष प्रभाव पड़े उस कंडीशन में यह ऑब्जेक्ट होता है, और जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट पर विशेष प्रभाव न पड़े तो वह कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे रेखा गोज टू स्कूल, रेखा स्कूल जाती है, तो वो मतलब हुआ जाना, ठीक, जाएगी तो स्थान को लेकर के तो जाएगी नहीं, यह मात्र चलेगी तो इस स्कूल पर ही जाएगी, ठीक है। यानी जो सब्जेक्ट का काम है अपने स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, न कि इस स्थान को प्रभावित करना। जबकि इसमें क्या है, यह जो सब्जेक्ट है यह ऑब्जेक्ट को इतना प्रभावित करता है कि यह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट भी अपने आप में प्रभावी होता है और इम्प्रभावी होता है, यानी इफेक्टिव भी होता है और अनइफेक्टिव भी होता है। ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। हम चलते हैं इंट्रांजिटिव पर। चलिए अब आते हैं इंट्रांजिटिव पे। इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक। अकर्मक का मतलब अभाव प्लस कर्म, यानी जिस सेंटेंस में कर्म का अभाव हो वह होता है अकर्मक। यानी वह सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट न हो, मात्र सब्जेक्ट और वर्ब हों, वही होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें मात्र सब्जेक्ट हो और मेन वर्ब हो वही होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में हम अकर्मक कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेंटेंस पर। हमने लिखा है ही गोज। ही जो है सब्जेक्ट है, गो जो है वर्ब है। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी हमने देखा सेंटेंस में मात्र सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट का पता नहीं है। और सेंटेंस का अगर हिंदी हम देखें तो उससे ही पता हो सकता है कि ये क्या कर रहा है। जैसे इसका हिंदी हुआ वह जाता है, वह जाता है सब्जेक्ट, वह हुआ जो प्रोनाउन है, जाना वर्ब हुआ, वह जाता है लेकिन कहाँ जाता है, क्यों जाता है, कैसे जाता है, इसका कुछ अता पता नहीं है। अर्थात इसमें कर्म है ही नहीं कि यह बताए कि वह कहाँ जाता है। अगर यहाँ कुछ रहता तो हम कहते कि वह ट्रांजिटिव है, लेकिन मात्र इसमें दो ही सेंटेंस का वर्ड हैं, एक सब्जेक्ट है और एक मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसको हम कहेंगे इंट्रांजिटिव। यानी हम कह सकते हैं कि इंट्रांजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और मेन वर्ब होता है, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता वही होता है इंट्रांजिटिव, ठीक है। इसमें अगला सेंटेंस है सी राइट्स। सी सब्जेक्ट है, राइट्स मेन वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, यह भी हुआ इंट्रांजिटिव। वह लिखती है, लेकिन वह क्या लिखती है इसका कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हो गया इंट्रांजिटिव। यानी ट्रांजिटिव में सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों होंगे, जबकि इंट्रांजिटिव में मात्र सब्जेक्ट और मेन वर्ब होंगे, ठीक है। ये रहा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब आते हैं ग्रुप बी में। हमने एक बांटा है इसको रेगुलर वर्ब, ठीक है। ऐसा वर्ब जो रेगुलर हो, रेगुलर का मतलब नियमित, जिसमें कुछ नियम बनाए गए हों।
वह एक नियम से जो है अपने रूप में परिवर्तित होता हो, ग्रोथ करता हो, उसको कहते हैं हम रेगुलर वर्ब। जैसे ईट है तो इसका एक नियम है कि ईट के बाद एट, एट के बाद ईटेन, ईटन के बाद ईटिंग, ईटिंग के बाद इट्स, जो भी हो, यानी यह एक नियम के तहत है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, ईट फर्स्ट फॉर्म हो गया, एट सेकेंड फॉर्म, ईटेन थर्ड फॉर्म, ईटिंग फोर्थ फॉर्म और इट्स फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, यानी वह वर्ब जो एक नियम के तहत सजा दिए गए हों, रख दिए गए हों, वह होते हैं रेगुलर वर्ब। ईट को छोड़ करके अगर हम देखें ड्रिंक, तो ड्रिंक का होता है ड्रिंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग और ड्रिंक्स। ठीक है, ये होते हैं कुछ ऐसे रेगुलर वर्ब। राइट का देखें, राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स। ठीक है, ये सब हो गए हमारे रेगुलर वर्ब, माने जो नियम से चलते हों। और अगला है इरेगुलर वर्ब, अनियमित, इसका कोई नियम न हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कट, फर्स्ट फॉर्म भी कट, सेकेंड फॉर्म भी कट, थर्ड फॉर्म भी कट, कटिंग, कट्स। यानी हमने देखा कि यह कोई नियम नहीं है कि कब यह एक जैसा हो जाए, कब थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाए, लेकिन जो रेगुलर है वह एक नियम से ही चलेगा। अगर ईट है बाद में एट है, ईटेन है, तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इरेगुलर में कोई नियम नहीं है। वैसे कुछ और वर्ड हैं, जैसे पुट हुआ, हिट हुआ, वेट हुआ। ठीक है, यह सारे के सारे ऐसे वर्ड हैं जो इरेगुलर हैं। अब कुछ और वर्ड हैं जिनको हम नोट कर देते हैं, वह इरेगुलर वर्ब में पढ़ने के लिए काम आएगा। जैसे कट हुआ, पुट हुआ, हिट हुआ, वेट हुआ, बिट हुआ और शेप हुआ, रीड हुआ, एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे कुछ मुख्य जो है वर्डों को हमने नोट कर दिया है, यह जानने में काम आएंगे। चलिए अब आते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का स्वरूप क्या है उसको देखेंगे। सबसे पहला है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म। यानी अब तक हमने वर्ब के 3 ही स्वरूप को पढ़ा था, इसमें पढ़ेंगे 5। यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, सेकेंड फॉर्म को, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म को, जिसमें से एक हम एग्जांपल लेते हैं एक वर्ड का जो वर्ब है, और उसी के अकॉर्डिंग सारे फॉर्म को हम पढ़ेंगे। पहला है ईट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड होता है एट, थर्ड होता है ईटेन और फोर्थ होता है ईटिंग और फिफ्थ है इट्स। अब आते हैं इसी का ठीक एक अलग वर्ड जो इस नियम को बिल्कुल फॉलो नहीं करता है, वह हट करके है। यानी ईट को हमने रेगुलर वर्ब के अंतर्गत रखा, जबकि कट है वह इरेगुलर वर्ब के अंतर्गत है। पहला इसका फॉर्म है कट, कट का सेकेंड फॉर्म कट ही होता है, कट का थर्ड फॉर्म भी कट, फोर्थ कटिंग हो गया और फिर कट्स है। यहाँ देखिए फोर्थ फॉर्म में कुछ अंतर है। हमने ईट में आईएनजी जोड़ा तो ईटिंग हुआ, जिसका स्पेलिंग हमने लिखा EATING, जिसमें टी सिंगल है, जबकि कट का हमने लिखा CUTTING। ठीक है, फॉर्म में कहीं है, फोर्थ फॉर्म ही है जिसको कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। ईट में हमने ING जोड़ा तो सिंगल टी रहा, और वही ING हमने कट में जोड़ा तो डबल टी हुआ। इसमें क्या अंतर है? इसके लिए एक नियम होता है कि अगर किसी वर्ड का लास्ट जो लेटर होता है, जो अंतिम अक्षर होता है, वह कोई कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, और उस व्यंजन के ठीक पहले कोई वावेल हो, एक वावेल हो, स्वर हो, तो ING जोड़ते समय जो लास्ट लेटर होता है, अंतिम अक्षर होता है, वह डबल हो जाता है। फिर से समझेंगे, अगर कोई वर्ड जिसके लास्ट का लेटर कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, और उस लेटर के ठीक पहले कोई एक वावेल लगा हो, स्वर लगा हो, तो ING फॉर्म बनाते समय
वह जो वर्ड होता है उसका जो अंतिम लेटर होता है, अंतिम अक्षर होता है, वह डबल होता है, उसके बाद से जाकर के आईएनजी लगता है। जबकि अगर दिए गए वर्ड में जो लास्ट का लेटर है उसके पहले दो वावेल हैं, दो स्वर हैं, तो उसमें मात्र सिंगल ही वर्ड रहेगा, सिंगल लेटर ही रहेगा। ठीक है। अब देखते हैं ईट को। ईट में क्या है, टी जो है लास्ट का लेटर है, कॉन्सोनेंट है, और टी से ठीक पहले दो वावेल हैं, ई और ए दोनों वावेल हैं, इसलिए इसमें आईएनजी जोड़ते समय जो टी है वह सिंगल ही रहेगा। जबकि कट में हम देखेंगे जो कट है उसका लास्ट लेटर टी है, जो कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक वावेल है, यू है, इसलिए इसमें जो जब हम आईएनजी जोड़ेंगे तो वह जो लास्ट का लेटर है वह डबल हो जाएगा, अर्थात सी यू डबल टी आईएनजी हो जाएगा। ठीक है। यह इसी रूप में चलता है, इसको ध्यान देंगे। जब भी कोई वर्ड दिखाई दे उसका लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसके आने वाले लेटर के ठीक पहले एक ही वावेल हो तो आईएनजी फॉर्म बनाते समय वह डबल होता है, और अगर डबल वावेल है तो सिंगल होता है। ठीक है। ये तो हो गया कुछ जो है आईएनजी लगाने का नियम। ठीक है। अब आते हैं चौथा और पांचवा फॉर्म बनता कैसे है। फॉर्म तो तीन ही होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेकिन तीसरा और चौथा फॉर्म कैसे बनता है इसको पढ़ेंगे। तो हमने एक लिखा है नियम, देखिए अब है हमें चौथा फॉर्म कैसे बनाना है। हमने लिखा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी जब भी कोई फॉर्म बनेंगे तीनों को छोड़ करके चौथा पांचवा, तो हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म ही आएगा। यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी जोड़ते हैं तो बन जाएगा चौथा फॉर्म, और अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम या से या जोड़ते हैं तो बन जाएगा पांचवा फॉर्म। ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तो रहता ही है, फोर्थ और फिफ्थ को बनाने का तरीका यह है जो बहुत ही आसान है। ठीक है। अब आते हैं कुछ और भी वर्ब के रूल्स हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ब होगा वह हमेशा प्लूरल होगा। ध्यान देंगे इस बात को। जब भी कोई सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होता है तो उसका जो वर्ब होता है वह हमेशा प्लूरल होता है। इसको एक साइड में कहीं नोट कर लेंगे, हमेशा काम आएगा। जब भी कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसका वर्ब जो है प्लूरल होगा। ठीक है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब उसका प्लूरल होगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब उसका सिंगुलर होगा। ठीक है। यह कुछ मुख्य रूल्स होते हैं। ठीक है। जिसको बस दिमाग में बैठा लेंगे, इसका कोई नियम नहीं है, लेकिन आप जो है यह ध्यान देंगे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल रहेगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर होगा। अब देखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका नाम होता है, यह प्लूरल होता है, टेंस होता है प्रेजेंट। वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट होता है, या न तो सिंगुलर होता है न तो प्लूरल होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट होता है, या न तो सिंगुलर होता है न तो प्लूरल होता है। और चौथा है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यह कंटिन्यूअस होता है, न तो सिंगुलर होता है न तो प्लूरल होता है। और पांचवा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, अथवा सिंपल प्रेजेंट, यह सिंगुलर होता है। ठीक है। यह रहा वर्ब का पूरा फॉर्म। इसको हमने इस तरह से समझा कि हमें कभी भी यह ना भूले। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल। अब है पार्ट प्रैक्टिस। जो भी हमने पढ़ाया, जो भी डिफाइन किया, एग्जाम्पल्स दिया, फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ाया, टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ाया, पार्ट्स ऑफ वर्ब पढ़ाया, उसमें से कुछ ऐसे सेंटेंस हैं एग्जाम्पल के तौर पे जो आपको खुद करना है। इसमें पता करना है कि सेंटेंस किस टाइप का है, ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, इसमें लगा हुआ वर्ब कौन सा है, रेगुलर है कि इरेगुलर है। ठीक है। कौन सा एक्सिलरी वर्ब में है, कौन सा मोडाल्स में है, यह सारा आपको पता करना है। अच्छे सेंटेंस को पढ़ेंगे। पहला है शी राइट्स ए लेटर, दूसरा है आई कट वेजिटेबल्स, तीसरा ही क्राइज, चौथा ही गोज टू मार्केट, शी विल कम हियर, यू आर ए स्टूडेंट, यू नीड टू कम हियर। यह कुल 7 सेंटेंस हैं जो आपको खुद करना है। अच्छे से पढ़ेंगे और समझ करके करेंगे। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। लेकिन अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।